स्टूडेंट्स, क्लास 11th का फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3। फर्स्ट लेक्चर में मैंने डिफरेंशिएशन को एक्सप्लेन किया था। सेकेंड लेक्चर में इंटीग्रेशन को एक्सप्लेन किया था और डिफरेंशिएशन के साथ दोनों को कनेक्ट किया था। और उसी लेक्चर में मैंने फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन को भी एक्सप्लेन किया था। और सेकेंड लेक्चर में मैंने बोल दिया था कि सेकेंड और थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन को हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। तो इस लेक्चर में हम सेकेंड और थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन को देखेंगे। साथ में ये जो सेकेंड और थर्ड और फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन आती है, ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन चैप्टर में आता है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है वो एक पार्ट है काइनेमेटिक का। अब काइनेमेटिक का पहले मैं मीनिंग बता देता हूँ होता क्या है। काइनेमेटिक्स काफ़ी सुनते जा रहे होगे। मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बोला था, सेकंड में भी बोला, अब थर्ड में भी बोल रहा हूँ। काइनेमेटिक्स दो वर्ड से बना है, काइन और प्लस मैटिक्स। काइन का मतलब होता है मोशन और मैटिक्स का मतलब होता है मैथ्स। ठीक है, इसीलिए लग रहा होगा कि इसमें मैथ्स काफ़ी आ रहा है, क्योंकि मोशन जिसका भी हम करेंगे उसकी कैलकुलेशन करेंगे मैथ्स के अकॉर्डिंग। अब जो मोशन होता है वो कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। मोशन डिपेंड करेगा डिस्टेंस पे, मोशन डिपेंड करेगा डिस्प्लेसमेंट पे, मोशन डिपेंड करेगा स्पीड पे, मोशन डिपेंड करेगा वेलोसिटी पे, मोशन डिपेंड करेगा एक्सीलरेशन पे, और मोशन डिपेंड करेगा, एक और पॉइंट होता है जो अभी इस चैप्टर में नहीं है, जर्क। तो ये 1 2 3 4 5 6 टॉपिक हैं। उसमें मेनली हमें जो पढ़ना है वो 5 टॉपिक्स है। डिस्टेंस की भी कई वैरायटी होती है, डिस्प्लेसमेंट भी कई टाइप का होता है, स्पीड और वेलोसिटी के कई पार्ट्स हो जाते हैं। स्पीड एवरेज स्पीड हो जाती है, यूनिफॉर्म स्पीड हो जाती है, एवरेज वेलोसिटी हो जाती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाती है। और इस चैप्टर में एक और टॉपिक है फ्री फॉल। ये फ्री फॉल जो टर्म था वो ग्रेविटी में सुना था 9th क्लास में। अच्छा, ये जो टॉपिक्स हैं इनको मोशन इन स्ट्रेट लाइन में सेटअप किया गया है इन टॉपिक्स का। इसके अलावा और भी टॉपिक्स हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन है, और इक्वेशन ऑफ मोशन में तीनों इक्वेशन आती है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ये ग्राफिकल में भी है और ये इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलस मेथड में भी है। ठीक है, अगर हम कैलकुलस मेथड पढ़ाएंगे तो कैलकुलस मेथड में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को पहले पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट में डिफरेंशिएशन, सेकंड में इंटीग्रेशन, और सेकंड में ही मैंने फर्स्ट काइनेमेटिक इक्वेशन को स्टार्ट कर दिया था। अब हम बताने वाले हैं सेकंड और थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन। उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे और एक एक्स्ट्रा पॉइंट और एक्सप्लेन करेंगे, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले हम इक्वेशन ऑफ मोशन से स्टार्ट करते हैं, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, देखो लास्ट जो डेरिवेशन कंप्लीट किया था फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को, सेकेंड लेक्चर को बहुत अच्छे से समझ लेना, क्योंकि उसमें तीनों चीज़ें आ गई, डिफरेंशिएशन भी आ गया है, इंटीग्रेशन भी आ गया है, और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई। और फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से पहले मैंने ये बताया था कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन है, उसमें एक्सीलरेशन का जो डेरिवेटिव फॉर्म होता है वो क्या यूज होगा, और वेलोसिटी या स्पीड का जो डेरिवेटिव फॉर्म होगा वो क्या होगा और कैसे यूज होगा। ठीक है, इसको मैं एक बार बहुत शॉर्ट में फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में हेल्प करेगा। लेकिन सेकंड लेक्चर को, सेकंड वीडियो को फिजिक्स की 11th क्लास की जरूर देख लेना। एक्सीलरेशन जानते हो, चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम होता है। चेंज इन टाइम को बोलते हैं टाइम इंटरवल। तो एक्सेलरेशन का सिंबल होता है ए। चेंज इन स्पीड, स्पीड में चेंज को रिप्रेजेंट कर दिया जाता है डी से।
तो चेंज इन वेलोसिटी आ गया। टाइम में तो चेंज हो गई, कोई भी एक्टिविटी हो टाइम में चेंज होगा, तो हो गया ये dt। अब सेकेंड आता है स्पीड, स्पीड या वेलोसिटी। ठीक है, मैं बताऊंगा स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंस है, लेकिन अभी इन जनरल स्पीड लिख लेते हैं। स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। परेशान मत होना, डिस्टेंस के प्लेस पे डिस्प्लेसमेंट भी आ सकता है अगर वेलोसिटी हो गया तो डिस्टेंस कोई भी ऑब्जेक्ट एक पॉइंट से सेकेंड पॉइंट तक जाता है, यानी अपनी पोजीशन में चेंज करता है। अगर पोजीशन में चेंज करेगा तो x में चेंज आएगा, x का मतलब डिस्टेंस है। यहाँ पे हम ds भी ले सकते हैं, s डिस्टेंस के लिए होता है, x भी होता है डिस्टेंस के लिए। ठीक है, या तो s लिख लो डिस्टेंस के लिए या x लिख लो, एक ही बात है। वेलोसिटी का नोटेशन v से होता है। तो इन दोनों फॉर्मूले का यूज करेंगे, इन दोनों डेरिवेटिव फॉर्म का हम यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन में। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में एक्सीलरेशन के डेरिवेटिव का यूज किया था, ठीक है, उस वीडियो में देखा होगा, और उससे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन v इज इक्वल टू u प्लस at आ गया था। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन देखते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन मैं फिर से बता दूं, देखो मुझे दो फॉर्मूले अभी मालूम है डेरिवेटिव के, a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी और v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। इन दोनों फॉर्मूले का ही यूज करना है, ये दोनों ही डेरिवेटिव फॉर्म है। ठीक है, ये दोनों ही डेरिवेटिव फॉर्म है, कैलकुलस फॉर्म है। अब इसको हमें सॉल्व करके सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालना है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन तो जानते ही हो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इसको फाइंड करना है, डेराइव करना है। तो s के प्लेस पे जानते हो मैंने x बोला है, तो यहाँ पे हम x भी ले सकते हैं। x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। x लिख दो या s लिख दो, एक ही बात। अब देखो इसमें एक पॉइंट समझना है कि इसमें v नहीं आ रहा है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो अगर v नहीं आ रहा है तो फर्स्ट जो इक्वेशन है उसका हम यूज नहीं करेंगे, सेकेंड इक्वेशन का यूज कर लेते हैं। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन का इसलिए यूज करेंगे क्योंकि इसमें s आ रहा है। अब सोच रहे होगे कि प्रॉब्लम ये है कि इसमें v आ रहा है, v तो इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन हम v को रिप्लेस कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का हमने डेरिवेशन कर लिया है पीछे। जिसका डेरिवेशन कर चुके होते हैं उसका यूज कर लेते हैं। तो देखो इसमें नाउ v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी हो गया। ठीक है, कंसीडर कर सकते हो। लेट अस कंसीडर x कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन स्मॉल टाइम इंटरवल और टाइम इंटरवल t। लेट इनिशियल वेलोसिटी of the object is u. After time t, its velocity will become v. Suppose object moves with uniform acceleration a. ठीक है, इतना सपोज कर सकते हैं। उसके बाद डेरिवेशन देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, dx इज इक्वल टू v इंटू डी टी। dx इज इक्वल टू v इंटू डी टी। अब देखो d को हमें हटाना है क्योंकि कहीं प्रूफ में d आता है, तो d यानी डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव जो होता है वो एंटी इंटीग्रेशन बोलते हैं उसको, यानी इंटीग्रेशन का ऑपोजिट होता है। अगर डेरिवेटिव के साथ इंटीग्रेशन लगा दें तो एक दूसरे से कट जाएंगे क्योंकि एक दूसरे के एंटी होते हैं। तो दोनों का हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं ऑन टेकिंग इंटीग्रेशन, है ना। इंटीग्रेशन समझ में आ रहा होगा। इंटीग्रेशन मैंने इसलिए ले लिया जिससे d चला जाए, डेरिवेटिव कट हो जाए, और डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो इंटीग्रेशन ले लिया दोनों साइड का, dx और v और dt। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि हम डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक लें। कोई भी ऑब्जेक्ट जब डिस्टेंस ट्रेवल करना स्टार्ट करता है तो वो जीरो से ही डिस्टेंस कवर करना स्टार्ट करता है ना। डिस्टेंस जीरो से ही ट्रेवल करना स्टार्ट करता है, और फाइनली सपोज किया मैंने कि उसने डिस्टेंस कवर कर लिया x यूनिट, और टाइम भी जीरो से स्टार्ट होता है और टोटल टाइम कवर कर लिया, सपोज किया t। जीरो से स्टार्ट किया था तो टोटल टाइम
टी तक पहुंच गया था। तो 0 to x, इसको एक बार फिर से लिख लेते हैं, 0 to t, और v का मतलब होता है u प्लस ए टी इंटू डी टी। ठीक है, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी होता है, और v को इसलिए रिप्लेस किया क्योंकि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में v नहीं आता है। इंटीग्रेशन ऑफ 0 to x dx, सबका एक साथ इंटीग्रेशन कर लेते हैं। अब ये दो फंक्शन हो गए, तो 0 to t और u dt आ गया, और 0 to t ए टी डी टी आ गया। दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं। एक स्टेप और लिख देते हैं, dx, u कांस्टेंट था, अगर t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया और अगर यहाँ पे t का फंक्शन होता तो इसको इंटीग्रेट कर देते, लेकिन ये u का फंक्शन है, t के रिस्पेक्ट में, यानी t का वेरिएबल था, तो अगर t ही आता तो इंटीग्रेट हो जाता। अब ये इंटीग्रेट नहीं होगा, इसका मतलब कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। 0 to t dt प्लस t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो t का इंटीग्रेशन होगा, a कांस्टेंट होगा, a को बाहर निकाल देते हैं, t dt। इंटीग्रेशन से d कट हो गया, x 0 to x u, इंटीग्रेशन से d कट हो गया, t 0 to t प्लस a। अब इसे देखो, फॉर्मूला होता है x टू द पावर n dx, लेक्चर नंबर 2, उसमें बताया था पावर एक ऐड करते हैं, जो ऐड करने के बाद पावर आती है उसी को डिनोमिनेटर में लिख देते हैं। सेम वर्क यहीं पे करेंगे, t टू द पावर 1 था, t टू द पावर 1 था, तो इसका मतलब 1 और ऐड करेंगे, t टू द पावर 2 अपॉन 2 आएगा। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट t। इसके बाद इधर देखते हैं, अपर लिमिट 0 था, अपर लिमिट x था, लोअर लिमिट 0 था, u, अपर लिमिट t था, लोअर लिमिट 0 था, मतलब t के प्लेस पे t पुट किया तो t आएगा, और t के प्लेस पे अगर 0 पुट किया तो यहाँ पे 0 आ गया, प्लस a, हाफ तो कांस्टेंट था तो हाफ बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पे आ गया टी स्क्वायर। एक बार और स्टेप लिख लेते हैं, फिर इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, x इज इक्वल टू यू टी प्लस ए बाई टू। टी के प्लेस पे t को पुट किया तो टी स्क्वायर, टी के प्लेस पे अगर 0 को पुट करेंगे 0 स्क्वायर, सो x इज इक्वल टू यू टी प्लस 1 बाई टू ए टी स्क्वायर। ये डेरिवेशन आ गया, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हाँ, अब देखो मेरे पास दो ही ऑप्शन है तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव करने के लिए, या डेरिवेशन करने के लिए। तो एक है a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, सेकेंड है v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। लेकिन हम फर्स्ट का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट में डायरेक्टली v आ रहा है, यानी डेरिवेटिव फॉर्म में v आ रहा है, सेकेंड में v अलग लिखा हुआ है। फर्स्ट में v डेरिवेटिव में आ रहा है, सेकेंड में v अलग लिखा हुआ है। v अगर अलग लिखा हुआ है तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से। ठीक है, तो v चला जाएगा, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन में v आता नहीं है, v को हटाना भी था, तो इसलिए सेकेंड इक्वेशन का यूज कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, d को हटाना था क्योंकि इक्वेशन में d नहीं आता है, तो डिफरेंशिएशन का ऑपोजिट होता है, एंटी होता है इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कट हो गया, और कट होने के बाद ये v को रिप्लेस कर दिया, क्योंकि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में v नहीं आता है। ठीक है, ये कट होके, और ये सॉल्विंग है, ये कांस्टेंट थे बाहर आ गए, क्योंकि जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे वही वेरिएबल अगर अंदर आता है तो उसका इंटीग्रेशन होगा, उसके अलावा अगर और कोई आएगा तो वो बाहर चला जाता है, यानी कांस्टेंट हो गया, उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा। इसमें भी देखो a कांस्टेंट था, t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो t वेरिएबल आएगा, a को बाहर निकाल दिया और उसके बाद इंटीग्रेशन करके ये सेकेंड काइनेमेटिक इक्वेशन या सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलस मेथड से आ गई है। अब हम देखेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन या थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन। तो थर्ड काइनेमेटिक इक्वेशन होती है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लिख लो या x लिख लो, एक ही बात। अब दोनों ऑप्शन कौन से इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करें, तो देखो v भी आ रहा है और u भी आ रहा है, तो v भी आ रहा है और u भी आ रहा है, इसका मतलब चेंज इन v आ रहा है। चेंज इन v में यानी चेंज इन वेलोसिटी में इनिशियल वेलोसिटी भी आ जाती है और फाइनल भी आ जाती है, इसमें कोई चेंज नहीं है क्योंकि इसमें डायरेक्ट v लिखा हुआ है। ठीक है,
इसलिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करेंगे, क्योंकि चेंज आ रहा है, चेंज में दोनों आ जाती है, इनिशियल भी आ जाती है और फाइनल भी आ जाती है, ठीक है, इसलिए फर्स्ट का यूज करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को ले लिया, a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी, ठीक है। लेकिन एक और प्रॉब्लम है, अभी प्रॉब्लम ये है कि इसमें x और आ रहा है, यहां पे मैंने बोल दिया कि चेंज इन वेलोसिटी लेना है, यानी इनिशियल भी आ रहा था, फाइनल भी आ रहा था, तो dv तो ले लिया। अब दूसरा प्रॉब्लम इसमें ये था कि x भी हमें लेना है, क्योंकि थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में x डिस्टेंस भी आता है, और जैसे ही डिस्टेंस देखते हैं तो आइडिया आने लगता है कि कहीं सेकंड वाली जो इक्वेशन है या सेकंड डेरिवेटिव फॉर्म है ये तो यूज नहीं होगा, लेकिन सेकंड यूज नहीं होने वाला है, किसी एक को ही हम यूज करेंगे, दोनों एक साथ नहीं यूज होंगी, या तो फर्स्ट कर लेंगे या सेकंड कर लेंगे। अब फर्स्ट कर लिया है और हमें इसको किसी भी तरह से इस तरह से एक्सप्रेस करके लेके आना है कि इसमें x आ जाए, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी में v और u तो आ गया है। अब x और आ जाए तो सारे टर्म आ जाए, क्योंकि एक्सेलरेशन तो ऑलरेडी है इसमें। तो इसके लिए हम एक मेथड यूज करेंगे डिफरेंशिएशन का, चेन रूल का, dv अपॉन dx और dx अपॉन dt, ठीक है, जिससे x भी आ जाएगा और थर्ड इक्वेशन में x लिखा हुआ है, तो x से dx कट होगा, वापस आ जाएगा dv अपॉन dt, ठीक है। a इज इक्वल टू, अभी दिमाग में क्या आ रहा था कि दोनों इक्वेशन आ जाए, लेकिन दोनों तो इक्वेशन नहीं आ सकती, लेकिन किसी भी तरह से मैंने dx अपॉन dt को इसमें इंट्रोड्यूस करा दिया, इंक्लूड करा दिया, ऐड कर दिया। dx अपॉन dt को अगर ऐड कर दिया तो dx अपॉन dt हो जाता है v, dv अपॉन dx और v आ गया। तो a इज इक्वल टू v dv अपॉन dx, ये लिखा, ठीक है। तो a dx इज इक्वल टू v dt लिख दिया। अब इसके बाद दोनों साइड का हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, ऑन इंटीग्रेटिंग। इंटीग्रेट क्यों करना है? क्योंकि हमें d को हटाना है। इंटीग्रेशन का ऑपोजिट होता है डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन चला जाएगा। ये सिंबल है चेंज इन वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी में चेंज कहाँ से कहाँ तक आता है? इनिशियल वेलोसिटी u से फाइनल वेलोसिटी v तक टोटल चेंज आता है। इनिशियल का मतलब स्टार्ट हुआ u तक, इसकी बाउंड्री स्टार्ट हुई u से, और फाइनली डेस्टिनेशन पॉइंट जहाँ तक इसको जाना था या जहाँ तक इसकी रीच थी वेलोसिटी की, वो फाइनल वेलोसिटी हो गई v। डिस्टेंस हमेशा 0 से स्टार्ट होती है और डिस्टेंस पहुँच रही x तक। a कांस्टेंट था, बाहर निकाल दिया, 0 to x dx लिखा। v के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे और इधर v का फंक्शन लिखा हुआ है, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम, v स्क्वायर बाई 2, है ना, v टू दी पावर 1 है, तो 1 में 1 ऐड करेंगे, 2 आएगा, जो वैल्यू आएगी, पावर आएगी, उसी को अपॉन में लिख देते हैं, u और v। a कांस्टेंट था, इंटीग्रेशन से डिफरेंशिएशन कट हो गया, वैल्यू आ गई x, 0 to x इज इक्वल टू हाफ कांस्टेंट है, इसका जो हाफ है वो कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, न्यूमेरिकल वैल्यू है, v स्क्वायर, इसमें लोअर लिमिट u था, अपर लिमिट v था। x के प्लेस पे अपर लिमिट की x की वैल्यू पुट करना है, तो x के प्लेस पे x पुट करेंगे, x ही आएगा। अब x के प्लेस पे 0 को पुट करना है, तो x के प्लेस पे 0 पुट किया तो 0 आ गया, हाफ। अगर v के प्लेस पे v को पुट करेंगे तो v स्क्वायर, और v के प्लेस पे अगर u को पुट करेंगे तो u स्क्वायर हो गया। ax इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 2ax इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ax। डेरिवेशन को एक बार फिर से समझ लो, यहाँ इस पॉइंट में प्रॉब्लम आ सकती है। एक बार डेरिवेशन को फिर से देखते हैं। मेरे पास दो ऑप्शन है, a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी लगा सकते हैं या v इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी लगा सकते हैं, लेकिन मेरा प्रेफरेंस रहेगा a इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी टी में। डी वी का मतलब होता है, फॉर्मूले से पता है, एक्सेलरेशन के चेंज इन वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी का चेंज का मतलब इनिशियल भी आ जाएगा, फाइनल भी आ जाएगा। इधर इनिशियल भी लिखा हुआ है, फाइनल भी लिखा हुआ है, तो इन दोनों के हिसाब से मैंने फर्स्ट इक्वेशन का यूज कर लिया, फर्स्ट को लिख लिया। अब फर्स्ट को लिख तो लिया, फिर दिमाग में आता है कि सेकंड भी तो यूज हो सकती है, क्योंकि सेकंड में x आ रहा है, डिस्टेंस आ रही है x। अब x कैसे लेके आए? तो x को लेके आने के लिए
मैंने इसको लिख दिया dv अपॉन dx और dx अपॉन dt, जिसे चेन रूल लगा दिया डिफरेंशिएशन का, dx से dx कट हो जाएगा और वापस आ जाएगा dv अपॉन dt। लेकिन dx अपॉन dt क्या हो जाता है v, लेकिन x अभी भी है। जो हमें रिक्वायर्ड वैल्यूज थी वो सारी मिल गई हैं हमें। a आ गया है, देखो इस स्टेप में a था प्रूफ में, v आ गया यानी dv आ गया, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज में v भी आ जाता है, u भी आ जाता है, और x है तो x भी आ रहा है, सारे टर्म मिल गए हैं इस इक्वेशन में। ठीक है, इसके बाद dx अपॉन dt जानते हो v होता है, तो v को लिख दिया, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, उसके बाद इंटीग्रेशन कर दिया, और जो वेलोसिटी स्टार्ट होती है वो u से और फाइनली जाती है v तक, उसके बाद वैल्यू को पुट किया, ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। अब इस टाइप से तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन कंप्लीट हो गई हैं काइनेमेटिक इक्वेशन की। फर्स्ट इक्वेशन क्लियर हो गई होगी लास्ट लेक्चर में, सेकेंड और थर्ड समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट रहता है तो मुझे बताना। अब इसके बाद हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में जो टॉपिक हैं वो एक डिस्टेंस है और सेकेंड डिस्प्लेसमेंट, जो कि 9th क्लास से पढ़ना स्टार्ट किया है। स्पीड है, वेलोसिटी है और एक्सीलरेशन है, ये 5 टॉपिक हैं। और पहले हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझते हैं। पढ़ा हुआ है लेकिन मैं फिर से रिपीट करूंगा इसका। कुछ एक दो इसके क्वेश्चन भी कराएंगे, कुछ एक नया टाइप भी कराएंगे फॉर्मूले का, तो इसलिए आराम से समझते रहना। ये बिल्कुल मत सोचना ये सिंपल है, इसे क्या देखना है, लेकिन समझना फिर से। डिस्टेंस, जैसे कोई ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है, ठीक है, ए पॉइंट से अगर बी पॉइंट तक जा रहा है तो उसके जाने के कई वे हो सकते हैं। या तो इस तरह से जा सकता है वो, यानी कर्व से पाथ लेके जा सकता है, या वो जिगजैग पाथ लेके जा सकता है बी पॉइंट तक, या वो स्ट्रेट पाथ पे जा सकता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट, कोई एक ऑब्जेक्ट होगा जो ए से बी तक जा रहा होगा, तो जाने के उसके पास 3 रास्ते हैं, या तो फर्स्ट पाथ से जाएगा, या सेकंड से जाएगा, या थर्ड पाथ से जाएगा। अब किसी ने पूछ लिया कि नहीं मुझे ये बताओ कि सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा है, ऐसा पाथ बताओ कि हम जल्दी पहुंच जाएं और टाइम कम से कम लगे, तो वो स्ट्रेट पाथ होगा, यानी स्ट्रेट पाथ होगा, स्ट्रेट पाथ होगा। स्ट्रेट पाथ ही शॉर्टेस्ट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट पाथ होता है। ठीक है, स्ट्रेट पाथ में डायरेक्शन होती है, और जिसमें डायरेक्शन होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, और ये सारी जो क्वांटिटी रखता है उसी को हम फिर बोल देते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, ए टू बी पाथ स्ट्रेट पाथ, ए टू बी पाथ शॉर्टेस्ट पाथ। ए टू बी पाथ में हमें मालूम है कि यहां से चलना है तो इसी तरफ जाना है, एक फिक्स डायरेक्शन है कि घर से निकले और सामने बहुत दूर से हमें दिखाई दे रहा है कि एक दूसरा घर है, और ए से चलना स्टार्ट किया और सामने वाले घर पे सीधे चलते चले गए और बी पे पहुंच गए। अब एक रास्ता ये भी था, क्या हमें यहां से अगर जाएंगे तो क्या सीधा हमें घर दिखाई देगा, हमें तो इस तरफ दिखाई देगा, है ना। तो क्या इसमें डायरेक्शन है, डायरेक्शन इसमें कंटिन्यूअसली चेंज होती जा रही है, तो इसमें डायरेक्शन नहीं है। क्या इसमें डायरेक्शन है इस वाले पाथ में, इसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज होती जा रही है। लेकिन ए टू बी अगर स्ट्रेट जाता है तो एक फिक्स स्पेसिफिक डायरेक्शन है, अगर फिक्स और स्पेसिफिक डायरेक्शन होगी तो डिस्प्लेसमेंट होगा, और डायरेक्शन फिक्स है तो ये वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, दोज क्वांटिटीज विच हैव बोथ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड का मतलब इन शॉर्ट मास होता है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी, जिसमें मास भी हो यानी मैग्नीट्यूड हो, और जिसमें डायरेक्शन भी हो, जो ऊपर लिख दिया डायरेक्शन हो गया। अच्छा, एक मेन पॉइंट, डिस्प्लेस का मतलब होता है जैसे एक ऑब्जेक्ट ए से चला और बी तक पहुंच गया, अगर यही ऑब्जेक्ट ए से बी तक गया होता और वापस ए पे आ गया होता तो इसने कितना डिस्प्लेस किया होता, 0, क्योंकि जहां से ये चला और वापस उसी जगह पे ये आ गया, कुछ भी डिस्प्लेस नहीं हुआ। जैसे कोई भी एक स्टूडेंट है जो
अपने घर से स्कूल तक जाता है ना, ये स्टूडेंट है, अपने घर से स्कूल तक जाता है, घर से स्कूल तक गया और उस दिन ऐसा हुआ कि स्कूल में छुट्टी हो गई, कोई बात हो गई होगी, छुट्टी हो गई, तो जितना गया उतना वापस आ गया, लेकिन उसका घर एक स्ट्रेट पाथ पे था। लेकिन ऐसा होता नहीं, ऐसा बाई चांस हो गया, कोई केस ले लिया, मतलब ऐसा उसका घर था। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि गली के एक तरफ उस स्टूडेंट का घर हो, गली के जस्ट ऑपोजिट स्कूल हो, तो शायद स्ट्रेट पाथ हो सकता है। अगर स्ट्रेट पाथ पे जा रहा होगा तो वो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा होगा, उसका डिस्प्लेसमेंट होगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा, और शॉर्टेस्ट पाथ होगा यहाँ से वो स्कूल गया होगा और स्कूल से वापस घर पे आ गया होगा, इसका मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया होगा 0। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, कोई भी एक जगह से दूसरे जगह तक जाए और वापस उसी पे आ जाए। यानी एक चेयर से कोई उठे, दूसरे कमरे तक चले जाए और दूसरे कमरे से वापस उसी कमरे में आ जाए जिसमें चेयर रखी हुई है, वापस बैठ जाए आगे। लेकिन याद रखना, दोनों कमरे एक स्ट्रेट लाइन में वो जा रहा हो, जिस दूसरे कमरे में जा रहा हो, तब ये हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। अब हम बात करते हैं डिस्टेंस की। डिस्प्लेसमेंट भी एक टाइप की डिस्टेंस है। अगर डिस्टेंस के पार्ट की हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। ठीक है, ए टू बी भी डिस्टेंस है, ए टू बी भी डिस्टेंस और ये भी डिस्टेंस तीनों। लेकिन जो डिस्टेंस स्ट्रेट पाथ पे कवर करेगा उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे। अब हम डिस्प्लेसमेंट के एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। ये एक सेमी सर्कल ले लिया, ये एक सेमी सर्कल है और क्वेश्चन आ गया फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। दोनों ही निकालो, डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ। और क्वेश्चन में बोल दिया है कि एक ऑब्जेक्ट था, एक मॉस्किटो था जो ए से इस पाथ में जा रहा है, लेकिन उसका मन नहीं माना तो फिर वो ऐसा चला गया, है ना, उसे हवा में उड़ना थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा था, तो फिर वो ऐसे चला गया। अब दोनों डायरेक्शन है, या तो इस तरह से जा सकता है या इस तरह से जा सकता है, लेकिन अगर यहाँ से यहाँ तक जा रहा होगा तो एक स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा होगा। अगर स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा होगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा, डायरेक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। लेकिन अगर वो ए टू पी और पी टू वी यानी कर्व शेप में जा रहा होगा तो ये उसका डिस्टेंस होगा। तो रेशियो पूछ लिया है, फाइंड रेशियो। रेशियो कितना होगा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, रेशियो हम निकाल लेते हैं। तो इस पाथ पे जाएगा, सेमी सर्कल है, तो डिस्टेंस होगी r। सपोज किया कि इसकी रेडियस r थी, तो टोटल अगर ये सर्कल बन जाता तो 2 पाई r होता, हाफ है तो पाई r हो गया। अब डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ, स्ट्रेट पाथ ए से डायरेक्टली बी तक जाएगा, तो ये आ जाएगी वैल्यू 2r, है ना, ये डायमीटर के इक्वल होगा और डायमीटर होता है 2r। तो यहाँ पे देखो r से r कट हो गया और आंसर निकाल सकते हो π/2। ठीक है, और क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे ये एक सर्कल है और सर्कल है, कोई ऑब्जेक्ट 1/4 डिस्टेंस कवर कर लेता है सर्कल का, मतलब ए से बी तक आ जाता है। अब इसमें पूछ लिया किसी ने कि ए से बी तक का डिस्टेंस कितना होगा बताओ, और ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, और डिस्प्लेसमेंट अगर हमें निकालना है तो स्ट्रेट पाथ पे जाना पड़ेगा, तो ये ए बी इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। और पूछा है कि इसका फाइनली डिस्प्लेसमेंट वैल्यू कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। ये रेडियस r हो गई और ये रेडियस r हो गई। देखो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया, और ये वैल्यू हमें फाइंड करनी थी, ए बी डिस्टेंस को निकालना था, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दें, 2 साइड पता है, थर्ड साइड आ जाएगी, और थर्ड साइड की जो स्ट्रेट लेंथ होगी उसी को हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, और ये वैल्यू आ जाएगी r² + r² बाई पाइथागोरस थ्योरम, देन 2r² देन r√2, तो इतना डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्टेंस कितना होगा, टोटल होता है 2 पाई r, और 2 पाई r का हम 1/4 कर देंगे,
यानी पाई आर बाई 2, ये डिस्टेंस हो जाएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू 2 पाई आर और इसका 1/4 पार्ट यानी क्वार्टर पार्ट कवर कर लिया, तो ये डिस्टेंस होगी। ठीक है, हम इसके और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। मैं 2 एग्जाम्पल और बता रहा हूँ। जैसे ये एक सर्कल है और ऑब्जेक्ट ए से चला और बी तक आ गया, ऐसे चलते हुए हाफ सर्कल का पाथ कवर कर लिया। तो बोला है कि डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट तो स्ट्रेट पाथ होता है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम ये r हो गया, ये r हो गया, टोटल डिस्टेंस को ऐड कर देंगे, 2r डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब डिस्टेंस कितनी हुई, डिस्टेंस कितनी हो गई, और डिस्टेंस इसका अभी मैंने एक फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिया था उसी टाइप का ये सिमिलर क्वेश्चन हो गया। तो ये जो डिस्टेंस हो गई वो 1/2 इंटू 2 पाई आर और पाई आर हो गया। ठीक है, एक नया क्वेश्चन बताते हैं। ये नया क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने बोला था ये बिल्कुल मत समझना कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वही सब पढ़ रहे हैं, उसको क्या देखना। अब ये बिल्कुल नया टॉपिक है। ये जो बच्चे आईआईटी की तैयारी करना चाहते हैं या मेडिकल फील्ड की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए सबसे अच्छा ये कॉन्सेप्ट है। इससे हम फॉर्मूला निकालेंगे, उससे सर्कल के अंदर कोई भी डिस्प्लेसमेंट अगर पूछा जाए तो निकाल सकते हो। जैसे सपोज किया कोई ऑब्जेक्ट ए से चलना स्टार्ट करता है और बी तक पहुंच गया, और जब बी तक पहुंच गया तो ये जो एंगल सबटेंड होता है वो 120 डिग्री का होता है ना। ये जो एंगल सबटेंड होता है वो 120 डिग्री का होता है, और बोल दिया कि डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, और ये रेडियस दिया है कि कैपिटल आर है। कर सकते हो कुछ क्या? हाँ, वीडियो को पॉज करना और उसके बाद सोचना क्या करोगे। देखो मैं बता रहा हूँ फिर, ठीक है, सोचना, ठीक है, लेकिन मैं बता रहा हूँ अभी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट का, लेकिन मैं ये भी बताऊंगा कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। और फॉर्मूला होता है 2r sin θ/2, ये फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला आता है वेक्टर के टॉपिक से। जब मैंने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था फिजिक्स में, फिजिक्स को यहीं से स्टार्ट किया जैसे सारे टॉपिक हो जाए, तो स्टूडेंट को लगने लगा था ये तो मैथ्स का टॉपिक है। अभी एक और मैथ्स का टॉपिक है वेक्टर, जिसको मैंने नहीं पढ़ाया है, अभी हम पढ़ाएंगे उसको। मोशन इन प्लेन, ये जो काइनेमेटिक इक्वेशन है इसके 2 पार्ट हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन। जब मोशन इन प्लेन पढ़ाएंगे तो उसमें वेक्टर पढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर डेरिवेशन नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो डेरिवेशन होंगे वो वेक्टर पे ही डिपेंडेंट है। तो उसके लिए वेक्टर को समझना पड़ेगा, इसमें थोड़ा वेक्टर का यूज़ होगा। वैसे तो इस डायरेक्ट फॉर्मूले को याद रखो, और लेकिन ये फार्मूला आया कहाँ से वो हम अभी बता रहे हैं, लेकिन उसका जो डेरिवेशन है उस फॉर्मूले का जिससे हम प्रूफ करेंगे वो मोशन इन प्लेन में आएगा, यानी इसके सेकेंड पार्ट में आएगा। ये चैप्टर है मेन और इसके 2 पार्ट हैं, और हम इसका अभी फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं। सपोज इस ट्राइंगल को पहले मैंने अलग कर लिया, ये ट्राइंगल बना लिया, जरूरी नहीं है ये राइट एंगल हो, ठीक है, ये ट्राइंगल है, और इस डिस्टेंस को मैंने r1 ले लिया, इसको r2 ले लिया और इसको d ले लिया, और हमें यही डिस्टेंस फाइंड करना है। ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, और कोई ऑब्जेक्ट सपोज किया b से जाता है c तक, तो जाने के 2 रास्ते हैं, या तो वो b से a तक जाए और फिर a से c तक जाए तो c तक पहुंच जाए, या वो डायरेक्ट b से c तक चला जाए, है ना। ये डायरेक्शन मैंने दे दिया है, ये वेक्टर का इसमें यूज किया है। जब आगे वाला चैप्टर हम पढ़ाएंगे मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन, ठीक है, इसी काइनेमेटिक का सेकंड पार्ट है, तो उसमें ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। तो इसका रूल होता है कि जहाँ से ये इनिशियल पॉइंट है, जहाँ से हम स्टार्ट करेंगे r2 और प्लस d, वो इक्वल होता है r1 के।
इसको बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन, ठीक है, इसको बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ये हम पढ़ाएंगे, इसका प्रूफ भी कराएंगे। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकाल लें तो d की वैल्यू आ जाती है r1 माइनस r2। ये मैंने अभी डिफरेंट क्यों लिया, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। अगर डायरेक्शन अलग है तो दोनों के वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड होते हैं वो भी अलग अलग हो जाते हैं। r1 माइनस r2 लिख दिया। अब ये कहाँ से आया, तो उसके लिए एक और फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट वेक्टर का, ठीक है। इसका भी हम डेरिवेशन कराएंगे आगे वाले चैप्टर में। तो ये फॉर्मूला होता है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर और माइनस 2r1 r2 कॉस थीटा, 2r1 r2 कॉस थीटा। तो r इज इक्वल टू रूट ऑफ, या r इक्विवेलेंट या रिजल्टेंट लिख दिया। r1 r2 ये दोनों इक्वली हैं, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर और कॉस थीटा, ठीक है। 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर कॉस थीटा, दोनों से 2r स्क्वायर को कॉमन ले लिया, 1 माइनस कॉस थीटा और रूट ऑफ 2r स्क्वायर 1 माइनस। अब एक और काम करना पड़ेगा। 11th क्लास में जो नए बच्चे आए होंगे वो थोड़ा सोच रहे होंगे कि हम तो फिजिक्स पढ़ने आए थे, यहाँ पे इतनी मैथ्स कहाँ से आ गई। तो ये फॉर्मूले तो याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट को थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वो सोच के चले थे कि मैथ्स तो हमें आता नहीं है तो बायोलॉजी ले लें, लेकिन थोड़ा फॉर्मूले समझते चलो, थोड़ा थोड़ा समझते चलो, ऐसे याद होते चलेंगे। और 2 थीटा होता है, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और थर्ड फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हाफ एंगल में ब्रेक करने वाले फॉर्मूले। 2 थीटा है तो थीटा आ जाता है, अगर यहाँ पे थीटा होगा तो इधर थीटा बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। 3 फॉर्मूले हैं, 3 में से कोई हम ऐसा फॉर्मूला लगाएंगे जब कॉस के साथ 1 आ जाता है कि 1 चला जाए। तो 1 माइनस 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला लिख सकते हो, याद रखना है। 11th क्लास से लेके जब तक फिजिक्स पढ़ोगे तब तक इस फॉर्मूले का यूज होगा डेरिवेशन। तो 1 से 1 कट हो गया, ये 2 और 2 4r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और इससे वैल्यू निकल के आती है 2r साइन थीटा बाई 2, ठीक है। ये छोटा सा डेरिवेशन है, चाहो तो इस डेरिवेशन को भी अपने जहाँ पे नोट्स बना रहे हो उसमें लिख सकते हो। 2r साइन थीटा बाई 2 मैंने डायरेक्ट बता दिया है, और इसका मैंने प्रूफ भी बता दिया। कोई अगर स्टूडेंट सोचे कि ये आया कैसे, तो उसके लिए प्रूफ भी समझ लो। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का रूल होता है कि जैसे ट्राइंगल है तो ABC ट्राइंगल है, तो जैसे हमें B से चलना है और C तक जाना है तो 2 रास्ते होते हैं, B से A तक चले जाएं और A से C तक चले जाएं। तो ये A वेक्टर है, B वेक्टर है, C वेक्टर है, तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू C वेक्टर। मतलब A से B और B से A और A से C, या डायरेक्ट B से C तक चले जाओ, ठीक है। उसी लॉ का यूज किया है, उससे ये r1 माइनस r2 आ गया, दोनों ही इक्वल था, यानी दोनों का जो वैल्यू था वो अलग अलग था। उसके बाद रिजल्टेंट वेक्टर का यूज किया और ये वैल्यू आ सकता है, ठीक है। इसमें इसका इतना ज़्यादा यूज नहीं, इस डेरिवेशन का यूज करेंगे, उससे ये प्रूफ आ गया। बेसिकली हमें ये याद रखना है, ठीक है। अब हम इस सब को इरेज करते हैं और फिर इसका यूज करके हम दिखाएंगे कि इससे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे। 2r साइन थीटा बाई 2, तो 2 रेडियस इसमें आ रही है, साइन थीटा बाई 2 तो 120 बाई 2 तो आएगा 2r साइन 60, और 2r साइन 60 का वैल्यू जानते हो √3 बाई 2, और वैल्यू आ गई √2। ये जो मैंने पीछे क्वेश्चन कराया 180 डिग्री इसमें बना, इसमें भी लगा सकते थे 180 बाई 2, आंसर आ जाता है। एक पीछे क्वेश्चन था जिसमें 90 डिग्री था, उसमें भी ये फॉर्मूला लगा सकते थे, डिस्प्लेसमेंट आ सकता है। सर्किल के किसी भी क्वेश्चन में ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला लगा सकते हो, जिससे जो स्ट्रेट पाथ में डिस्टेंस कवर की होगी ऑब्जेक्ट ने किसी एक पॉइंट से सेकेंड पॉइंट तक, वो निकाल सकते हो, ठीक है। ये तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो गया। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद 2 टॉपिक और आते हैं, स्पीड और वेलोसिटी। तो स्पीड और वेलोसिटी को हम और बताएंगे।
एंड वेलोसिटी। स्पीड, देखो एक ऑब्जेक्ट है ए से बी तक जा रहा है और ये भी एक ऑब्जेक्ट है जो ए से बी तक जा रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से बी तक जाने में डिस्टेंस कवर करता है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ए से बी तक जाने में डिस्टेंस कवर करता है तो स्पीड होती है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट ए से बी तक जाने में डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, स्ट्रेट पाथ कवर करता है, उसकी डायरेक्शन होती है, तो वहाँ पे वेलोसिटी होती है। स्पीड और वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम, या टाइम इंटरवल भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसका जब हम काइनेमेटिक इक्वेशन करा रहे थे तो उसमें यूज़ किया था डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल, ठीक है। और अगर वेलोसिटी हो जाता है तो फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। अब इसका मतलब ये है कि कोई ऑब्जेक्ट ए से अगर बी तक जाए तो ए से बी तक जाने में टाइम के रिस्पेक्ट में जितनी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर ले स्पीड उसकी उतनी ज़्यादा हो जाए। जैसे किसी की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है तो इसका मतलब है 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया 1 आवर में, ठीक है। अगर 80 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया 1 आवर में तो ये फिर स्पीड होगा, ठीक है। लेकिन 80 किलोमीटर का डिस्टेंस 1 आवर में कर लिया लेकिन किसी एक डायरेक्शन में कर लिया, लेकिन 80 किलोमीटर एक डायरेक्शन में होना इम्पॉसिबल जैसा है। लेकिन हम थोड़ा कम डिस्टेंस ले लेते हैं, जैसे 1 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर लिया सपोज किया 10 मिनट्स में। अगर 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया 10 मिनट्स में तो ये वेलोसिटी हो जाएगी, है ना। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट पाथ में डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। डिस्टेंस आता है स्पीड में तो इसलिए ये एक स्केलर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट आता है वेलोसिटी में इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी स्ट्रेट पाथ में होता है। अच्छा, एक टर्म और इसमें आता है एक्सेलरेशन का। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, अभी जब इक्वेशन ऑफ मोशन कराया था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। मतलब स्पीड ग्रेजुअली इंक्रीज होती चली जाए। जैसे पहले स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर, फिर हो गई 50, फिर 60, फिर 70। टाइम के साथ साथ वेलोसिटी इंक्रीज होती जाए तो एक्सेलरेशन होता है। टाइम के साथ साथ अगर वेलोसिटी डिक्रीज करती जाए तो उसको हम रिटार्डेशन बोलते हैं, यानी ऑपोजिट एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन में जैसे कोई सामने से पर्सन निकल रहा है और एक व्हीकल आ रहा है, तो व्हीकल ने जैसे ही उस पर्सन को देखा ब्रेक लगाना स्टार्ट कर दिया, तो ब्रेक जब लगाना स्टार्ट कर दिया तो फाइनल वेलोसिटी एक कंडीशन ऐसी आएगी कि 0 हो सकती है। तो फाइनल वेलोसिटी अगर डिक्रीज करती जाए और इनिशियल ज़्यादा हो फाइनल कम हो तो रिटार्डेशन का केस आता है। इनिशियल कम हो और फाइनल बहुत ज़्यादा हो जाए, इंक्रीज हो जाए, तो एक्सेलरेशन का आता है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है टाइम के रिस्पेक्ट में स्पीड का इंक्रीज होना। अब जो स्पीड और वेलोसिटी होती है वो 2 टाइप की होती है, यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है कि जैसे जैसे स्पीड में जो डिस्टेंस कवर होती जा रही है, जितनी डिस्टेंस कवर होती जा रही है उतना ही टाइम लेता जा रहा है कोई भी व्हीकल। जैसे 10 मिनट का टाइम लिया और 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। नेक्स्ट 10 मिनट का टाइम लिया, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। नेक्स्ट 10 मिनट का टाइम लिया, 2 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। तो ये यूनिफॉर्म होता है। यूनिफॉर्म का मतलब टाइम के करस्पॉन्डिंगली जो डिस्टेंस कवर की जाती है वो भी इक्वल होता है। अगर टाइम के करस्पॉन्डिंगली डिस्प्लेसमेंट इक्वल कवर हो जाता है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाती है। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी का मतलब होता है जैसे ये A1 था, A2 था, A3 था, A4, A5। जैसे किसी ऑब्जेक्ट को A से B तक जाना था और A से B तक उसको कई पार्ट्स में जाना था।
पहले ए से A1 तक पहुंच गया, यहाँ पे कोई एक पर्सन मिला, रुक गया, फिर बात किया, फिर ए से A2 तक आ गया, इससे बात किया, फिर A3 तक आ गया, फिर A4 तक आ गया, फिर A5 तक आ गया, A6 तक आ गया। तो जितने भी पार्ट्स थे उसमें जितनी डिस्टेंस कवर किया, उसका सम, और डिवाइडेड बाई जितना भी टाइम लगा उसका सम अगर कर दें और दोनों को अगर डिवाइड कर दें तो उसी को हम बोल देते हैं एवरेज वेलोसिटी। मैं इधर लिख रहा हूँ एवरेज स्पीड, पहले लिखते हैं एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। अगर यहीं पे एवरेज वेलोसिटी हो जाए तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टोटल टाइम होता है। अब देखो इस वीडियो में टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, हमें एक टॉपिक और कराना है। अब मैंने ये तो बता दिया कि स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें 11th क्लास में एक टॉपिक और आ जाता है, ये टॉपिक आता है डायमेंशन। ठीक है, डायमेंशन एक टर्म और आता है। डायमेंशन ये कहाँ पे यूज़ होता है वो मैं अभी थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। जैसे कोई एक डेफिनेशन आ गई, सपोज क्या एक्सेलरेशन की डेफिनेशन आ गई, तो एक्सेलरेशन की डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखोगे, उसके बाद एक्सेलरेशन के यूनिट लिख दोगे, उसके बाद ये बता दोगे कि ये स्केलर क्वांटिटी होगी या वेक्टर क्वांटिटी होगी। इतना 10th क्लास तक करना था। लेकिन अगर 11th क्लास में यही क्वेश्चन आ गया तो डेफिनेशन लिखना ही है, अगर फॉर्मूला है फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला आएगा तो उसकी यूनिट आएगी, और ये सब चीज़ें आएंगी तो उसके बाद स्केलर या वेक्टर बताना होगा। साथ में हमें उसकी डायमेंशन भी निकालनी पड़ती है। अगर डायमेंशन निकाल देंगे तो हमें फुल मार्क्स मिल जाते हैं। तो एक डेफिनेशन, सेकंड फार्मूला, और थर्ड यूनिट, और फोर्थ स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, और फिफ्थ डायमेंशन। तो 5 पॉइंट निकालेंगे तब फुल मार्क्स मिलेंगे। तो अब डायमेंशन निकालना हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। डायमेंशन निकालने के लिए कुछ क्वांटिटी और समझनी पड़ती है। बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है और डेरिव्ड क्वांटिटी क्या है, ये पीछे वाला चैप्टर है, एक टॉपिक है एरर एंड डायमेंशन का। ठीक है, उसमें हम पढ़ाएंगे, लेकिन ये टॉपिक हम अभी लेके चलेंगे जो नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो मोशन इन प्लेन का होगा, ये मोशन इन स्ट्रेट लाइन का था। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में क्या क्या है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है। एक्सेलरेशन के बाद जर्क वाला एक टॉपिक मैंने बता दिया वो था। उससे पहले जो मैंने एक टॉपिक कराया था जिसमें लिखा था 9th और 11th क्लास का, जिस पे वीडियो बनाया था, उसमें था काइनेमेटिक इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। ये भी इसी चैप्टर में है, ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में। इसके बाद जो काइनेमेटिक इक्वेशन है, कैलकुलस मेथड, जो अभी हम करा रहे थे, ये भी 11th क्लास में, 11th क्लास के इसी चैप्टर में। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ये भी इसी टॉपिक में था। तो ये जो टॉपिक था वो अब कंप्लीट हो गया है। इसमें एक चीज़ और मुझे बताना है, इसके बाद हम इसको कंप्लीट करते हैं। देखो, अभी मैंने स्टार्टिंग में एक पॉइंट बोला था जो मिसिंग हो गया, छूट गया, मैं इसको अभी कवर कर लेता हूँ। काइनेमेटिक्स मैंने बोला था कि मोशन और प्लस मैथ था। मोशन को मैथ्स के अकॉर्डिंग समझना था हमें। तो मोशन 3 टाइप के होते हैं। एक 1 डायमेंशन होता है मोशन, 1 डायमेंशन जिसको लीनियर मोशन बोलते हैं, जैसे ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है ए से बी तक। और 2 डायमेंशन मोशन, 2 डायमेंशन मोशन में जैसे सर्कल है, कोई सर्कल एक्स एक्सिस में भी जाता है, वाई एक्सिस में, जो भी मोशन एक्स और वाई एक्सिस में हो वो 2 डायमेंशन होते हैं। 3 डायमेंशन मोशन, 3 डायमेंशनल मोशन होते हैं, कोई ऑब्जेक्ट क्यूब में या क्यूबॉइड में या किसी सॉलिड शेप में जा रहा हो तो वो 3 डायमेंशन मोशन होते हैं। तो तीनों टाइप के जो मोशन होते हैं वो मोशन इन स्ट्रेट लाइन था, उसमें से केवल फर्स्ट टाइप का जो मोशन है उसको मैंने इस टॉपिक में पढ़ा है। अब नेक्स्ट जो चैप्टर होगा, नेक्स्ट काइनेमेटिक का पार्ट होगा मोशन इन प्लेन, उसमें हम 2 डायमेंशन को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू, स्टे ट्यून, नेक्स्ट वीडियो का वेट करो।